नमस्कार दोस्तों। कामयाब इंडियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग यहाँ पर राजस्थान के इतिहास में गुहिल राजवंश की हम शुरुआत कर चुके थे और हमने थोड़ा सा उसके बारे में जान लिया था कि एक तो स्थापना कैसे हुई और स्थापना में गुहिल और आगे के जो शासक है उनका योगदान क्या रहा है। सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है किसका? देखिए, गुहिल का। गुहिल से संबंधित सारी बातें हमने पढ़ ली है। उसके बाद में हम सील को पढ़े थे, महत्वपूर्ण शासक हुए। और आगे जाकर के मैंने आपको थोड़ा सा कहानी सुना दिया था बप्पा रावल के बारे में। तो बप्पा रावल के बारे में आज हम चीज़ों को थोड़ा सा और डिटेल करते हैं ना, उनके बारे में विस्तार से लिखते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए आप लोग। बप्पा रावल, बप्पा रावल है ना। पहली बात तो है कि जो बप्पा रावल है ना, इनके पिता कौन थे? तो मैंने आपको बताया था नागादित्य, इनके पिता हुआ करते थे। इन्होंने शासन किया है कौन सी शताब्दी में? तो लगभग 8वीं शताब्दी में इन्होंने क्या किया है? तो शासन किया है। पहले इनका हम सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं ना। सामान्य सामान्य परिचय, सामान्य परिचय ना। तो सबसे पहले तो एक इनके पिताजी का नाम। तो इनके पिता का नाम था नागादित्य। इनके पिता का नाम था नागादित्य। और हाँ, इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु का नाम था हारित ऋषि। इनके गुरु का नाम था हारित ऋषि। और जो हारित ऋषि हैं ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है ना, ये भी ध्यान रखना आप लोग। वैसे तो इनको हम डिटेल करेंगे यहाँ। इनका संप्रदाय है पाशुपात या लकुलिस संप्रदाय। पाशुपात या लकुलिस संप्रदाय से संबंधित हैं ये ध्यान रखना आप लोग। और महत्वपूर्ण बातें आती है क्या? तो ये किसकी गाय चराया करते थे? हारित ऋषि की, बप्पा रावल है ना। तो ये बात ध्यान रखना। बप्पा रावल, बप्पा रावल हारित ऋषि की गाय चराते थे। हारित ऋषि की गाय चराते थे। लेकिन ध्यान रखना, इनके पिता की जो हत्या है वो किसने की थी? भीलों ने। वो बात भी मैंने आपको वैसे तो बता दी है, लेकिन आज अपन इसको लिखवा रहे हैं तो थोड़ा सा उसको भी लिख करके चलेंगे। बप्पा रावल के पिता, बप्पा रावल के पिता की हत्या भीलों के द्वारा की गई। भीलों के द्वारा की गई, ये ध्यान रखना। भीलों के द्वारा हत्या की गई थी और वो तो बप्पा रावल को भी मार देते, लेकिन इनको तो संरक्षण मिल गया था ब्राह्मणों का और फिर बाद में किसका? हारित ऋषि का। बस यही बात ध्यान रखना। वैसे गाय चराने वाला ये पर्सन है ना, ये कई बार आया हुआ है कि बताओ बप्पा रावल किसकी गाय चराते थे? तो हारित ऋषि की गाय चराया करते थे। फिर ध्यान रखना आप लोग, यहीं पर आता है कि हारित ऋषि का आश्रम कहां पर था। हारित ऋषि का आश्रम, तो हारित ऋषि का आश्रम था उदयपुर में, है ना। कहां पर था? उदयपुर में, वर्तमान उदयपुर में। कौन सी पहाड़ियों में? हाँ, तो अरावली की पहाड़ियों में ही इनका था आश्रम था भाई। अरावली की पहाड़ियों में इनका आश्रम हुआ करता था। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है ना। और भी महत्वपूर्ण बात है, तो क्या क्या नाम है बप्पा रावल की? क्या यही नाम है क्या? और कौन कौन से नाम है उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये बच रहा हो तो थोड़ा सी स्लाइड में आप लोग लिख लो, है ना। बच रहा हो तो लिख लो, नहीं फिर अगले स्लाइड में समझाएंगे।
तो आगे चलते हैं ना। इसके बाद में ये तो सामान्य परिचय था, बहुत थोड़ा सा कि बप्पा रावल के बारे में हमने थोड़ी सी बातें जो जानी, उसमें एक तो यही था कि भाई इनके गुरु कौन थे, क्योंकि ये प्रश्न ही सबसे ज्यादा बार यहाँ से पूछा जाता है। लेकिन आगे ध्यान देना, सबसे महत्वपूर्ण बात और क्या आती है, तो देखो इधर बप्पा रावल, बप्पा रावल, बप्पा रावल से संबंधित नाम, बप्पा रावल से संबंधित नाम, बप्पा रावल से संबंधित नाम। तो देखिए इधर बहुत सारे विद्वान इस बात को लेकर के एक मत है ही नहीं कि बप्पा रावल का नाम बप्पा रावल था, अलग अलग नाम बताए जाते हैं। जैसे ध्यान देना आप लोग, सबसे पहला इनका जो नाम बताया जाता है ना, वो बताया जाता है कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार, कर्नल जेम्स टॉड। तो कर्नल जेम्स टॉड इनका क्या नाम बताते हैं, ध्यान रखना, सील, कि इनका नाम क्या था, सील था। अब पर्सन कैसे आएगा, तो पर्सन तो इसी प्रकार से आएगा, बताओ कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था, तो फिर क्या नाम था, देखिए सील था। अगर ये नहीं आए तो फिर देखो अगला है डॉक्टर, डॉक्टर गौरी शंकर, गौरी शंकर हीराचंद, हीराचंद ओझा। एक तो जब भी मैं आपको राजस्थान का इतिहास लिखवाऊंगा तो इसका जो मत आएगा ना, लगभग यूं मानो सबसे हट करके ही आएगा। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इनके अनुसार सुनो इसका नाम क्या था, तो कालभोज। ध्यान रखना इसका नाम क्या बताया जाता है, तो कालभोज। याद कैसे रखेंगे, तो ध्यान देना आप लोग, गौरी शंकर देखो इन्हीं से निकालना है, क्योंकि इतनी सारी चीजें याद रहें और एग्जाम तक पहुंचे बहुत बड़ी बात होती है भाई। तो इन्हीं में से आपको थोड़ा सा कनेक्ट करके चलना है। मैंने क्या लिखा, गौरी शंकर, तो शंकर को तो अपन महाकाल भी तो कहते हैं, तो इसी से कनेक्ट कर लेंगे। कालभोज मतलब किसके अनुसार है ये, तो डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार। बस इतना ही लिंक काफी है, वो कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, एग्जाम में बस इतना ही चाहिए, बात बन जाएगी। हाँ, कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार इसका नाम क्या है, देखिए सील है, इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन मित्रों ध्यान देना आप लोग, एक नोट भी है यहाँ पर, और वो क्या, तो गौरी शंकर ओझा कहते हैं कि कालभोज तो इसका नाम था, और जो आप कह रहे हो ना बप्पा, ये इसकी क्या हुआ करती थी, उपाधि। तो यही ध्यान रखना भाई, वास्तविक नाम, वास्तविक नाम कालभोज, कालभोज था, परंतु परंतु बप्पा, बप्पा यह एक गण या सम्मान हुआ करता था, सम्मान हुआ करता था। हालांकि इतना गहरा प्रश्न नहीं आता है, लेकिन फिर भी कि फिर भाई बप्पा क्या था, तो इसके अनुसार क्या था, एक प्रकार का या तो गण था या फिर क्या था, एक प्रकार का सम्मान। वैसे मैंने जो नाम इन्होंने बताया वो क्या बताया, देखिए कालभोज। दोस्तों यहाँ तक यदि कोई समस्या हो तो बाद बाकी दो बिंदु हो गए, आप दोनों को अच्छे से लगा के चलो, फिर आगे चलते हैं।
हटा दे क्या दोस्तों, आगे चलते हैं ना। दो नाम हुए, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार सील है, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार कालभोज है। और देखिए और कौन कौन से नाम है। तो अगला नाम आता है नंबर 3, नंबर 3, और वो है डॉक्टर श्यामल दास के अनुसार, डॉक्टर श्यामल दास के अनुसार। अगर श्यामल दास के अनुसार यदि आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना इनका जो नाम है, इनका नाम है, देखो यहां से दो चीजों को कनेक्ट करके चलेंगे। वैसे तो इसके अनुसार पूछे तो क्या करना है आपको, महेंद्र, क्या नाम करता है, महेंद्र, ऐसे ध्यान रखना महेंद्र नाम हुआ करता है। लेकिन एक और नाम है अगर वो पूछे तो डॉक्टर डी आर भंडारकर के अनुसार, है ना, डॉक्टर डी आर भंडारकर के अनुसार यदि पूछे तो ध्यान रखना इनका नाम है खुम्माण। ये ध्यान रखना क्या नाम है, देखिए खुम्माण। तो देखिए इधर यहीं से नाम आपको ऐड करना है। देखो जैसे यहां पर आ रहा है अणय भंडारकर, ऐसे अणय आ रहा है यहां पर, तो यहां पर भी आपको ऐसा ही कोई देखना है, क्या देखिए खुम्माण। क्योंकि वहां तक जाते जाते तो चार नाम हम भूल ही जाएंगे और इस किसके अनुसार, बड़ी चुनौती हो जाएगी ये, और याद भी रखना जरूरी है। तो ध्यान रखना यहाँ अणय से, ध्यान रखना इसको अणय से कनेक्ट करना, क्या बन जाए देखिए खुम्माण, और इसमें डॉक्टर श्यामल दास। तो ध्यान रखना ये किसका बताओ, देखिए महेंद्र का। महेंद्र, इंद्र, इंद्र कोई राजा, तो राजा के यहाँ पर क्या होता है, दास ही होता है। तो ध्यान रखना श्यामल दास के अनुसार महेंद्र और डॉक्टर डी आर भंडारकर के अनुसार खुम्माण। और इससे पहले क्या थे, इससे पहले दो शब्द थे, सील और क्या बताओ कालभोज, जिसमें देखो सबसे ज्यादा मोस्ट तो यही है, आपको मैं बता दूं ज्यादा बार पूछा भी इसी का गया है प्रश्न। लेकिन याद सारे रखने, क्या पता एग्जामिनर का कोई विश्वास नहीं, कभी भी कोई सा भी प्रश्न दे सकता है। दो नाम तो ये हो गए और दो नाम ये हो गए, है ना, इनको भी बना लो आप, है ना। इसके बाद में अपन इनके द्वारा किए गए कौन कौन से कार्य हैं उनको देखेंगे फिर। इसके बाद आगे चलते हैं ना, चार नाम तो हो ही जाते हैं। देखो इधर फिर हम पढ़ेंगे बप्पा रावल से संबंधित और महत्वपूर्ण बातें। बप्पा रावल, देखो भाई सबसे पहले तो ये कि बप्पा रावल की राजधानी क्या थी, राजधानी, तो बप्पा रावल की राजधानी का नाम था नागदा। ये ध्यान रखना राजधानी तो अभी भी यही है, कौन सी है, तो नागदा है। नागदा वर्तमान में कौन से जिले में है, तो उदयपुर में, राजधानी का नाम नागदा है। फिर सुनो इनके द्वारा मुद्रा भी जारी की गई थी, है ना, मुद्रा जारी की गई थी। मुद्रा किसकी चलाई थी, सोने की, सोने की मुद्रा, यानी कि सोने की मुद्रा को अपन क्या कहते हैं, स्वर्ण मुद्रा। ये ध्यान रखना स्वर्ण मुद्रा। अच्छा ऋग्वेद में तो स्वर्ण मुद्रा को निष्क कहा गया है, क्या कहा गया है, निष्क, ये ध्यान रखना। वैसे इसने सोने की मुद्राएं चलाई थी, क्यों चलाई थी उसका भी एक कारण है, क्योंकि ध्यान रखना हारित ऋषि के आशीर्वाद से, कल मैंने कहानी में ही आपको बता दिया, वैसे तो हारित ऋषि के आशीर्वाद से, आशीर्वाद से 15 करोड़ मोहरों का खजाना मिला, खजाना मिला, किसको मिला, तो बप्पा रावल को। खजाना मिलेगा तो फिर ये क्या करेंगे, सिक्के चला देंगे, क्या दिक्कत है, पैसा है तो चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और इसीलिए इन्होंने सोने की मुद्रा चलाई। वजन कितना था उसका, तो ध्यान रखना उसका वजन था 115 ग्रेन। ग्रेन क्या है, तो ये एक मापक इकाई है, ये ध्यान रखो आप। क्या नाम था मुद्रा का, तो
ग्रेन नामक मुद्रा, ध्यान रखना, जिसका वजन कितना है, 115 ग्रेन, इतना वजन हुआ करता था। कौन सी मुद्रा है? सोने की मुद्रा है। प्रश्न ऐसे आएगा, बताइए गुहिल वंश में, मेवाड़ में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया था? बप्पा रावल ने। देखो स्थापना भले ही गुहिल ने कर दी हो, लेकिन वहां पर केवल हमने स्थापना पढ़ी है, केवल स्थापना पढ़ी है बस। और जो बातें कहां पर पढ़ रहे हैं हम? बप्पा रावल में। हालांकि राजधानी तो उस समय भी थी। लेकिन मित्रों इस सिक्के में बहुत सारी बातें हैं। सिक्के में दो प्रकार के हमको चित्र भी देखने को मिले हैं। सिक्के में हमको दो प्रकार के चित्र भी देखने को मिले। तो चित्र कौन कौन से थे? देखिए इधर। और चित्र जो है वो काफी कुछ कहते हैं भैया, काफी कुछ कहते हैं। मुद्रा पर यदि चित्र है तो एक तरफ तो चित्र मिला है हमको किसका? देखिए त्रिशूल का, ध्यान रखना, किसका चित्र मिला है? त्रिशूल का। और त्रिशूल किसका प्रतीक है? भगवान शिव जी का। कहीं ना कहीं ये बात एकदम सही है कि इनके जो ऋषि हैं, इनके जो गुरु हैं, वो किसके भक्त हैं? भगवान शिव जी के भक्त हैं। तो वो चिन्ह तो देखने को मिलेगा भाई। लेकिन ये स्वयं क्या है? सूर्यवंशी भी तो हैं। तो दूसरी तरफ है ना, किसका चित्र है बताओ? सूर्य का। तो ये बहुत मोस्ट प्रश्न हो गया। बताओ किस किस के चित्र मिले? त्रिशूल के और किसके? बताओ सूर्य के। वजन कितना है? 115 ग्राम। कौन सी धातु की है? सोने की है। और ये खजाना किसके आशीर्वाद से मिला है? तो हारित ऋषि के आशीर्वाद से। लेकिन मित्रों इसके बाद में क्या किया? तो हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही इन्होंने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया। देखो इधर क्या किया। तो आगे जाकर के बप्पा रावल ने, है ना, बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। कब किया आक्रमण? वैसे इस बात को लेकर के भी इतिहासकारों में मतभेद है, अलग अलग डेट बताई जाती है। तो ध्यान दो आप, बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण डेट आती है 734 ईस्वी। ये मान्य डेट है एग्जाम की दृष्टि से, है ना। तो आक्रमण किया था किसने? बप्पा रावल ने। तो यहाँ का शासक कौन था? फिर चित्तौड़गढ़ का शासक कौन था? तो ये एक दुर्ग है, इसका नाम है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। वैसे इसका निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने। जब मैं आपको दुर्ग पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में जरूर बताऊंगा। तो चित्तौड़गढ़, है ना। और यहाँ के इस समय शासक कौन है? तो इस समय यहाँ के शासक है मान मौर्य। ध्यान रखना, यहाँ के शासक कौन है? मान मौर्य। वैसे किताबों में आपको ये लिखा मिलेगा मान मौर्य के नाम से। किसके नाम से? मान मौर्य के नाम से। मतलब जिस समय मेवाड़ में शासन कर रहे हैं बप्पा रावल, उस समय चित्तौड़गढ़ में शासन कौन कर रहे हैं? तो मान मौर्य। ये वही मौर्य हैं जो अशोक हुए थे, चंद्रगुप्त मौर्य हुए थे, उनसे संबंधित हैं जो आगे चले आ रहे हैं अभी। आक्रमण किया, कब किया आक्रमण? तो ध्यान रखना 734 में। तो भाई ध्यान रखना दोनों में अच्छा युद्ध हुआ होगा। तो बप्पा रावल वर्सेज सामने कौन था? मान मौर्य। मान मौर्य, मान मौर्य। जीता कौन? तो ध्यान रखना इसको जीता कौन? बप्पा रावल। हार कौन गया? देखिए बताओ, मान मौर्य। यानी कि आप ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ पर बप्पा रावल ने विजय कब प्राप्त की? तो 734 ईस्वी में। जो काम अभी तक मेवाड़ के शासक नहीं कर पाए वो काम किया किसने? देखे बप्पा रावल ने। और सुनो फिर इसके बाद में क्या किया? तो इन्होंने कुछ और निर्माण कार्य भी करवाए। तो देखो इधर कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए, यानी कि कुछ बनवाया इन्होंने। स्थापत्य में क्या क्या योगदान दिया, निर्माण कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्थापत्य का विकास। अब स्थापत्य क्या होता है भाई? तो निर्माण कार्य को ही अपन क्या कहते हैं? देखिए स्थापत्य कला। कोई महल बनवा दे, मंदिर बनवा दे, दुर्ग बनवा दे, दीवार बनवा दे, क्या कहलाता है? वो स्थापत्य कहलाता है। तो इन्होंने क्या बनवाया? तो ध्यान दो आप लोग, सबसे पहले तो इन्होंने एकलिंग नाथ जी का मंदिर, मैंने आपको कल की कहानी में बताया भी था, एकलिंग नाथ जी का मंदिर। नाथ जी का मंदिर कहां पर है वैसे एकलिंग नाथ जी का मंदिर? देखे तो ये पड़ता है कैलाशपुरी में। अब दोस्तों कैलाशपुरी कहां पर है?
हाँ, कैलाशपुरी पड़ती है उदयपुर में। कहने का मतलब है कि ये मंदिर आपके कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। ये ध्यान रखना भैया। और किसके आशीर्वाद से? ये बहुत जरूरी है। हाँ, हारित ऋषि के आशीर्वाद से। हारित ऋषि के आशीर्वाद से निर्माण। आशीर्वाद से निर्माण, ये ध्यान रखना भाई। लेकिन और भी निर्माण कार्य करवाया। तो क्या करवाया? अगला देखिए इधर, नंबर 2। एक इन्होंने है ना सहस्त्र बाहु, इसको अपन कहेंगे सहस्त्र बाहु, सहस्त्र बाहु का मंदिर। वैसे इसी का दूसरा नाम, क्योंकि इस नाम से प्रश्न आता ही नहीं है, ये इसको अपन कहते हैं सास बहू, है ना। वैसे सही नाम क्या है? सहस्त्र बाहु। लेकिन पर्सन किस नाम से आएगा? सास बहू के नाम से। इसको अपन कह सकते हैं सास बहू का मंदिर, है ना। राजस्थान में ऐसे आपको ऐसे नाम के मंदिर बहुत सारे देखने को मिलेंगे। जैसे देवरानी ज्येष्ठानी का मंदिर भी है, नहीं, आपके जो साड़े का मंदिर भी है, नहीं, इसके रसिया बालम का मंदिर भी है, देखो बुल्ट गाड़ी माता का मंदिर भी है ना। तो बहुत सारे मंदिर हैं जो अपन डिस्कस करेंगे, समय आने दो। तो सास बहू का मंदिर, बातें नहीं, सास बहू का मंदिर है ना। सास बहू का मंदिर कहां पर बनवाया इन्होंने? तो ध्यान रखना, कहां पर बनवा दिया? नागदा में। अब नागदा कहां पर पड़ता है? मैंने कल भी बताया था। तो नागदा कहां पर पड़ता है? बता, उदयपुर में। तो यार दोनों मंदिर है ना कौन से जिले में बनवाए? बता, उदयपुर में। और दोनों बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, क्योंकि ये जो है ना एकलिंगनाथ जी का मंदिर, ये राजस्थान में पाशुपात या लिंग आपके लकुली संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ है। और सहस्त्र बाहु का मंदिर तो आपने देखा भी होगा कि भाई छोटी एग्जामों में भी, और आपके जो 8वीं 9वीं 10वीं की जो किताब है वहां पर भी दिया हुआ है। तो सहस्त्र बाहु का मंदिर कहां पर है? नागदा, उदयपुर में। लेकिन दोस्तों कई बार इनकी शैली पूछ लेता है कि बताओ ये कौन सी शैली में बना हुआ है। तो वैसे तो यहां पर मैं स्थापत्य नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं, 8वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच कोई भी निर्माण कार्य होगा तो ध्यान रखना इस दौरान गुर्जर प्रतिहारों का शासन हुआ करता था। और गुर्जर प्रतिहारों की एक स्पेशल शैली हुआ करती थी निर्माण करने की। तो इस शैली को अपन कहेंगे गुर्जर प्रतिहार शैली या मारू गुर्जर शैली कहेंगे। अब इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे आपके ज्यादा दूर नहीं, तुम्हारे बहुत निकट है आबनेरी का जो हर्षद माता का मंदिर है, ये कौन सी शैली का बना हुआ है? तो मारू गुर्जर शैली का क्या है, देखे, मंदिर है। अब इनमें अंतर क्या होता है गुर्जर शैली में, मारू गुर्जर शैली में? ये तो आगे मैं जब आपको कल्चर पढ़ाऊंगा तो वहां पर अच्छे से सिखाऊंगा, है ना। वैसे इनमें 4 दीवारी का फर्क होता है मोटे तौर पर, तो है ना। फिलहाल आपको यहाँ पर आपको ये देखना है कौन सा, ये वाला, है ना। 2 महत्वपूर्ण है। अब तक हमने क्या पढ़ा, एक बार उसको थोड़ा सा आप लोग लिख करके चलो। जहां तक है मैंने आपको लास्ट में यहां पर छोड़ा है, ये हो गया था क्या? इसके बाद में ये वाला स्लाइड बनाओ आप लोग। सिक्के पर 2 चित्र हैं, त्रिशूल का और सूर्य का। हो गया क्या?
बदल दो स्लाइड को, ये वाला लगाओ थोड़ा सा। मतलब किसको जीता है यहां पर? चित्तौड़गढ़ को। चित्तौड़गढ़ पर विजय, चित्तौड़गढ़ पर विजय किसने प्राप्त की थी? तो बप्पा रावल ने, है ना। और यहाँ के शासक कौन थे? मान मौर्य। ये मैंने युद्ध इसको लगा के छोड़ रखा है, लगा देना इसको। जहां पर भी लड़ाई आए वहां पर तो आप इसको इसी तरीके से लगाओ, जिससे कि याद करने में थोड़ी सुविधा रहे हमको। समय भी 734 ईस्वी। हो गया भाई। नेक्स्ट है ना, ये और बच रहा है, इसको और लगाओ। निर्माण कार्य, दो ही तो निर्माण कार्य है इनके, एकलिंगनाथ जी का मंदिर और सहस्त्र बाहु का मंदिर। हो गए क्या? निर्माण कार्य पूरा ना। अब अंतिम रूप दे रहे हैं किसको? बप्पा रावल को। और कोई विशेष बात है तो देखो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। देखो इधर थोड़ा सा और है इसमें ना, एक दो बातें और देख लेते हैं। बप्पा रावल से संबंधित है, बप्पा रावल। अब सुनो, ये जो प्रश्न है ना, ये काफी बार एग्जाम में आता रहता है कि डॉक्टर सीवी वैद, डॉक्टर सीवी वैद ये एक इतिहासकार हुए हैं, इनका नाम है डॉक्टर सीवी वैद महोदय ना। ये क्या कहते हैं बप्पा रावल के बारे में? तो डॉक्टर सीवी वैद बप्पा रावल को कहते हैं कि यह तो राजस्थान, राजस्थान या फिर हम कह सकते हैं मेवाड़, राजस्थान या मेवाड़ का चार्ल्स मार्टेल था, मेवाड़ का चार्ल्स मार्टेल। अब ये चार्ल्स मार्टेल कौन हुए? तो भाई ध्यान रखना, ये यूरोप के एक महत्वपूर्ण सेनापति हुए थे, ध्यान रखना। और उन्हीं के जैसे किसको बताया? बप्पा रावल को। इसलिए मोस्ट हो जाता है ये प्रश्न कि बताओ राजस्थान के किस शासक को चार्ल्स मार्टेल कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है बताओ? बप्पा रावल को। लेकिन हाँ, कहने वाले कौन थे? तो कहने वाले थे डॉक्टर सीवी वैद महोदय, है ना। एक तो ये सबसे मोस्ट बात कह सकते हो आप, जो लास्ट में निकल करके आई है। एक और आता है, और वो क्या? तो इनकी अंतिम विजय कहां पर हुई? अंतिम विजय, अंत में इन्होंने कौन से क्षेत्र को जीता था? तो ध्यान रखना, अंतिम विजय में एक छोटा सा स्थान है, छोटा सा स्थान है, इसका नाम है खुरासन। खुरासन जो कि कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान के क्षेत्र में। खुरासन पर विजय प्राप्त की। अंतिम समय में इन्होंने किस पर विजय प्राप्त की थी? खुरासन पर। लेकिन हां, एक बात और महत्वपूर्ण है जो कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है, इनके समय आक्रमण किसका हुआ था? तो हां, आक्रमण हुआ था जुनैद का। आक्रमण किसका हुआ था? जुनैद का। जुनैद का आक्रमण हुआ था।
जुनैद का आक्रमण। और हाँ, इस आक्रमण को भी विफल करने का काम किया था किसने बताओ? बप्पा रावल ने। तो किस किस के बीच में हुई थी लड़ाई? जुनैद वर्सेज, ध्यान रखना, बप्पा रावल। जिसको जीत कौन गए थे बताओ? देखे, बप्पा रावल। और हार कौन गए थे? जुनैद हार गए थे, है ना। लेकिन अंतिम विजय यदि आपसे पूछे तो भाई अंतिम विजय तो यही आएगी, कौन सी बताओ? देखे, खुरासन। अंतिम विजय खुरासन में है। हाँ, ये पहले कभी आक्रमण हुआ था, तब किसको हराया था? जुनैद को। वैसे सबसे मोस्ट बात इसमें देखो यही है, कौन सी? डॉक्टर सीवी वैद महोदय ने राजस्थानी मेवाड़ का चार्ल्स मार्टिल किसे कहा है? तो बप्पा रावल को कहा है। इसके अलावा है ना और कोई इसमें विशेष बात बचती नहीं। लेकिन हाँ, ध्यान रखना एक छोटी सी बात और, कि बप्पा रावल की समाधि कहां पर है, और अंतिम समय में क्या ये मर गए थे या वीर गति को प्राप्त हुए थे या फिर संन्यास ले लिया था? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इतना महत्वपूर्ण शासक फिर बाद में जाकर के गायब कैसे हो गया भाई? तो ध्यान देना भैया, जो बड़े व्यक्तित्व होते हैं ना, वो लास्ट में क्या करते हैं? अपने उत्तराधिकारी को अपनी कुर्सी दे देते हैं और फिर बाद में स्वयं है ना संन्यास ले लेते हैं। इनकी मानता इसी के कारण होती है। तो ध्यान रखना, जीवन के अंतिम समय में इन्होंने क्या किया? जीवन के अंतिम समय में, तो जीवन के अंतिम समय में इन्होंने क्या ले लिया? संन्यास। इन्होंने ले लिया संन्यास। लेकिन इनका इष्ट देवता कौन था? इष्ट देवता जो तो अभी पढ़ के आ भी रहे हम लोग, क्योंकि इनके गुरु के इष्ट देव ही भगवान शिव हैं, तो इनके भी इष्ट देव कौन है बताओ? भगवान शिव हैं। इन्होंने संन्यास ले लिया था। कब लिया था अगर पूछे तो ये 653 से 600, यानी कि सॉरी 700 है ना, ये ध्यान रखना 700, इसमें ध्यान रखना 753 से और 754 के आसपास इन्होंने क्या ले लिया था? देखे, संन्यास ले लिया था। लेकिन फिर एक बात और आती है कि इनकी समाधि कहां पर है? तो इनकी जो समाधि है वो है भैया नागदा में। समाधि कहां पर है इनकी बताओ? नागदा में। बताओ बप्पा रावल की समाधि कौन से स्थान पर है? कहां पर है? नागदा में। और नागदा ही इनकी क्या रही थी? देखें, राजधानी रही थी। तो दोस्तों ये था किसके बारे में? बप्पा रावल के बारे में। मेरे हिसाब से कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन हम पहली बार पढ़ेंगे, चीजें थोड़ी सी अलग लगती भी हैं। वो कहते हैं ना, जब पहली बार किसी शहर में जाओगे तो शहर अटपटा नजर आएगा, दूसरी बार जाओगे तो चीजें बहुत सारी भिन्न हो जाएंगी, और फिर तो आप वो शहर नहीं या फिर आप नहीं, नहीं यही हालात बन जाते हैं। तो देखो इधर, इधर देखो, हाँ छान देते हो ना शहर को एकदम, यहां तक का हो गया भाई। इसके बाद में आप इसको लगाएं, इसको लगाएं। बदल दे क्या? ये आक्रमण तो पहले ही हो गया था, लास्ट में तो ये हुआ था ना। लेकिन ये थोड़ा देख लेना, जुनैद का आक्रमण कभी आए तो नहीं। अंतिम विजय तो इनकी कहां पर हुई है? खुरासन में। इसके बाद भैया ना ये बड़ा और लगा दो बस। सबसे लास्ट का जो मोस्ट पर्सन है वो यही है कि इनकी समाधि कहां पर है? तो नागदा में। सोने के सिक्के भी इसने चलाए थे।
तो इस तरीके से बप्पा रावल यही समाप्त है ना। आगे इनके बाद में शासक कौन हुए, तो वो शासक तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनके बारे में यदि कोई ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए हमको मिले ही नहीं तो प्रश्न भी वहां से नहीं पूछता है। वो प्रश्न वहीं से आता है जहां से ऑथेंटिक हो, प्रामाणिकता हो, उसी को पूछता है। कही हुई बातों पर कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि किंवदंतियां तो बहुत सारी होती है, समाज में अलग अलग कहानियां चलती रहती हैं। तो इसके बाद में जो अगले महत्वपूर्ण शासक हुए उनका नाम था भरत भट्ट। ध्यान रखना, अगले शासक कौन होते हैं, भरत भट्ट। काफी महत्वपूर्ण शासक है ना भरत भट्ट। और जो भरत भट्ट हैं इन्होंने एक उपाधि धारण कर ली थी, महाराजाधिराज। इसकी उपाधि धारण की थी किसने बताओ, भरत भट्ट ने। और हां, एक महत्वपूर्ण बात और है कि इनका जो विवाह हुआ था, किसका, भरत भट्ट का जो विवाह हुआ था वो राष्ट्रकूट वंश की राजकुमारी महालक्ष्मी से हुआ था। ध्यान रखना, विवाह किससे हुआ, महालक्ष्मी से। ध्यान देना, महालक्ष्मी से विवाह हुआ तो ये इनकी क्या हो गई, देखिए पत्नी हो गई। अब देखो क्या हुआ, दोनों महान वंश हुए हैं भाई अपने समय के। ये गुहिल वंश का है, ये राष्ट्रकूट वंश की है। तो इनके जो पुत्र हुए ना वो भी बड़े खतरनाक थे, और इनके पुत्र का नाम था अल्लट। ध्यान रखना, अल्लट कुमार। क्या नाम था पुत्र का, अल्लट कुमार। और बाद में मेवाड़ के शासक कौन बन गए बताओ, अल्लट कुमार। बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति था ये। कब से कब तक शासन किया, तो दोस्तों 950 से लेकर के और लगभग 972 ईस्वी तक इसने क्या किया, शासन। ये केवल एक आपको समझाने के लिए है, क्योंकि ये डेट एग्जाम में आती नहीं, इसलिए पसना नहीं है। विद्यार्थी क्या करता है, राजा का नाम उसके तुरंत नीचे फिर वो सन याद करना शुरू कर देता है, तो सन याद होती नहीं है, भूल जाते हम लोग। इनमें पसा मत करो, याद हो गई अच्छी बात है, नहीं हुई और भी अच्छी बात है, कम से कम मेमोरी थोड़ा खाली रहेगा। देखो इधर, देखो इधर, उपनाम की बात कर लेते हैं। तो ध्यान देना, ये थोड़ा सा क्या है, शरीर में अलग प्रकार का था। कौन, देखें अल्लट, ये आलू जैसा दिखता था, गोल था ये। तो सुनो, इसको अपन कहेंगे आलू रावल। इसे अपन क्या कहेंगे बताओ, आलू रावल। लेकिन हां, एक बात इनकी महत्वपूर्ण थी, ये इनका उपनाम है। उपनाम क्या है, देखिए आलू रावल। लेकिन इनकी वास्तविकता क्या थी, वास्तव में कैसे लगते थे ये, भले ही आलू जैसे हो लेकिन हाँ बड़े सुंदर थे भैया। ये ध्यान रखना, कैसे थे बताओ, सुंदर थे, ये बहुत सुंदर लगते थे। अब ध्यान देना भाई, इन्होंने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया अपने नाम, जो ऐसा रिकॉर्ड राजस्थान में कोई नहीं बना पाया। हाँ, इंडिया में तो बना लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, एक विदेशी कन्या से विवाह करने का। किससे विवाह किया था, हेलेना से। किसने बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और वो भी गड़बड़ कैसे हुआ था, एक बार क्या हुआ, हेलेना का जो फादर है ना सेल्यूकस, वो ने आक्रमण किया था और वो हार गया, फिर चंद्रगुप्त मौर्य उसके पीछे पड़ गया। तो बाद में उसको है ना किसको आगे करना पड़ा, देखे हेलेना को। अब विदेशी लड़की जिसको पहली बार देखा था किसने बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो फिर ध्यान रखना, इसने विवाह कर लिया कि चलो इसको लेके चलूंगा, तो अपने राज्य में फिर और जो पत्नियां उनको दिखाऊंगा कि देखो तुमसे भी खूबसूरत है हमारे यहाँ। तो भाई ऐसा ही था। लेकिन यहां देखो भाई, इन्होंने विवाह किससे किया, बहुत मोस्ट है ना विवाह। तो इन्होंने विवाह किया हरिया देवी से। ध्यान रखना, इनकी पत्नी का नाम क्या था, हरिया देवी। और ये कौन है हरिया देवी, है ना, तो ये हूण राजकुमारी हैं। कौन है, तो हूण राजकुमारी। हूण राजकुमारी हरिया देवी से इसने क्या कर लिया बताओ, विवाह कर लिया। तो एक महत्वपूर्ण सी बात क्या आती है, देखो इधर सबसे महत्वपूर्ण बात निकल करके आती है यहां पर कि पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह, पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह, ये ध्यान रखना भाई।
तो पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने किया था? अल्लट ने। लेकिन भाई ये केवल किसके लिए होगा? राजस्थान के लिए, राजस्थान के लिए, इंडिया के लिए नहीं। इंडिया के लिए तो ध्यान रखना किसने कर लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये प्रश्न बहुत बार आता है ना कि राजस्थान का वह शासक जिसने प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह किया कौन था? बताओ। अल्लट था। लेकिन सुनो और भी महत्वपूर्ण बातें हैं इसकी। तो क्या? तो इसने अपनी राजधानी बदल ली भैया, इन्होंने अपनी राजधानी बदल ली। तो ध्यान देना इसकी पत्नी का मन नहीं लगा होगा वहां पर उस राजधानी में कि पुराना पुराना शहर है जो जी नए शहर बनाओ। तो इसने एक नया शहर बना दिया होगा और इसने नया शहर बनाया, उसका नाम रखा आहाड़। क्या नाम रखा उसका? बताओ। आहाड़। अब ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि बताओ मेवाड़ या गुहिलों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो आहाड़। लेकिन अभी तक क्या थी? नागदा। फर्स्ट कैपिटल ऑफ मेवाड़ नागदा, सेकंड कैपिटल ऑफ मेवाड़ आहाड़। ये ध्यान रखना। तो आहाड़ ये राजधानी बना ली। किसने बनाई? अल्लट ने। अल्लट द्वारा बनाई गई, अल्लट द्वारा बनाई गई। ध्यान रखना कौन सी राजधानी बना ली? आहाड़ बना ली। तो यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। एक बार इतना लगाओ वहां पर ना। बप्पा रावल के बाद में भरत भट्ट पर आना। किससे विवाह किया था उसने? ये महालक्ष्मी से। थोड़ा सा इसको लगा देना ना, विवाह। और उन्हीं का पुत्र है कौन? अल्लट। बना दिया होगा। चले भाई। इसके बाद है ना अल्लट में थोड़ा सा और बच रहा है, फिर अगले शासक के बारे में पढ़ लेंगे हम। अल्लट शासनकाल तो आपको मैंने बता ही दिया, कब से कब तक का है? 950 से लेकर के और 972। 1900 थोड़ी लिखा है ना, 900 ही है ना। ये ध्यान देना आप लोग। अब देखो इधर अल्लट कुमार जो है ना, इसने राजधानी तो बनाई आहाड़ को, लेकिन ऐसा है नया शहर बसाया है ना, तो कोई अच्छा कार्य भी करना पड़ेगा वहां पर, मंदिर वंदिर भी बनाना पड़ेगा, है ना। हाड़ आपको तो याद होना चाहिए कि बप्पा रावल ने तो दो दो मंदिर बनवाए थे नागदा में। एक तो एकलिंगनाथ जी का और एक बनाया था सास बहू का, सहस्त्र बाहू का मंदिर, है ना। लेकिन इसने क्या बनवाया तो देखिए इधर, इन्होंने है ना हाड़ में एक बहुत अच्छा निर्माण करवाया और उसको अपन कहते हैं वराह मंदिर। अब वराह मंदिर आपको मैंने चौहान वंश में भी पढ़ाया है दोस्तों। अब क्योंकि जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ेगा फिर कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। वो वराह मंदिर अजमेर में है,
ये वराह मंदिर कहां पर होगा? तो ध्यान रखना मेवाड़ में। तो वराह मंदिर जिसको अपन कहते हैं आदि वराह है, आदि वराह है, आदि वराह है, मंदिर का निर्माण करवाया, मंदिर का निर्माण करवाया। ये ध्यान रखना, किसने करवाया ये निर्माण? तो अल्लट ने ये निर्माण करवा दिया। दोस्तों कहां पर करवाया ये बहुत जरूरी है। तो किस स्थान पर करवाया? हाड़ में। अब हम बार बार हाड़ ही हाड़ पढ़ रहे हैं, भाई ये हाड़ है कहां? तो ये ध्यान रखना, वर्तमान में जो ये हाड़ नामक स्थान है ना, वर्तमान में कहां पर है ये? तो वर्तमान में ये स्थान है ना उदयपुर में है। वर्तमान में आहड़ नामक स्थान, आहड़ नामक स्थान, नामक स्थान कहां पर हो जाएगा बताओ? उदयपुर में। ये और नागदा भी कहां पर था? देखे वो भी उदयपुर में ही था। तो एक तरीके से देखो 3 बड़े मंदिर हो गए भाई उदयपुर में, एक लिंगनाथ जी का मंदिर, सास बहू का मंदिर और एक अब ये मंदिर हो गया। एक महत्वपूर्ण बात और आ जाती है, और वो क्या? बहुत इंटेलिजेंट आदमी था अल्लट, तो इसने अपनी पत्नी से भी प्रशासन को थोड़ा बहुत सीखा ही होगा। तो इसकी पत्नी ने कहा कि ऐसा है, हमारे यहाँ पर तो समय समय पर वैकेंसियां निकाली जाती हैं और अच्छे लोगों को भर्ती किया जाता है, तो आप भी एक काम करो, ऐसा ही कुछ करो। तो ध्यान रखना, इसने राजस्थान में पहली बार है ना नौकरशाही का गठन किया था भैया, नौकरशाही का गठन, नौकरशाही का गठन करने वाले पहले शासक, करने वाले पहले शासक हुए हैं, पहले शासक हुए हैं। कौन हुए हैं पहले शासक? तो यही है, कौन देखें बताओ? अल्लट हैं। कहने को अल्लट है, काम कितने सारे किए अच्छे अच्छे, देखो आप लोग। ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है, वराह मंदिर का निर्माण करवाना, नौकरशाही का गठन करवा देना। लेकिन मित्रों एक बात और ध्यान रखना आप लोग, ये कौन सा हथियार चलाना जानते थे? तो इनका एक बहुत प्रसिद्ध हथियार हुआ करता था गधा। ध्यान रखना, गधा युद्ध में बहुत माहिर थे ये। तो एक बार की बात है, क्या हुआ? परमार वंश के एक शासक देवपाल परमार ने आक्रमण कर दिया था इनके ऊपर। तो ध्यान रखना, इन्होंने क्या किया फिर? देवपाल परमार ने जब आक्रमण किया तो देवपाल परमार परमार ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मेवाड़ पर आक्रमण किया। तो ध्यान रखना, यूं कहते हैं कि आमने सामने ये भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें एक तरफ से तो कौन लड़े? देवपाल परमार, और ध्यान रखना दूसरी तरफ से मेवाड़ के शासक स्वयं लड़े। कौन? देखें, अल्लट कुमार। और इन्होंने तलवार से युद्ध नहीं किया, बल्कि ध्यान रखना किससे युद्ध किया? गधा से युद्ध किया। और गधा से युद्ध करने के कारण ही आप ध्यान रखना देवपाल परमार को इस गधा से ही क्या कर दिया बताओ? मार दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, ये ध्यान रखना आप लोग कि देवपाल परमार को किसने हराया था? अल्लट ने हराया था। अब देखो एक बार लास्ट में जो बातें हमने पढ़ी है, शायद हमने यहां तक इसको पढ़ लिया ना, यहां तक इसको उतार लिया था, बना लिया था कि उसको आपने। ये बच रहा है, राजधानी क्या है? हाड़ है। और ये मंदिर कौन सा है? वरा आदि वरा, एक ही बात है ना, एक ही बात है, दोनों में से कुछ भी पूछे तो। कहां पर है वैसे ये मंदिर? हाड़ में है ना। और हाड़ नामक स्थान कहां पर है? मैंने बता ही दिया, उदयपुर में ना। दोस्तों लगा दो इसको भी, है ना। गदा से किया है वार, तो गदा थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे लिखते हैं गदा।